नमस्कार दोस्तों, पाल जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1858 टिल इंडिपेंडेंस, यानी कि 1858 के बाद से स्वतंत्रता तक का संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके, खासकर यूपीएससी 2026 प्री का जो है एग्ज़ाम है उसके पर्पज़ से नोट्स बनाए गए हैं। तो मैं आपको एज इट एज नोट्स बता रहा हूँ। ये पार्ट 2 है दोस्तों। आप पार्ट 1 जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, आपको जो है इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो चलिए बिना समय गवाए जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपना पेन कॉपी रखा होगा, तो नोट्स भी साथ साथ बनाइएगा इसके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, ठीक है, 1858। इसमें क्या होता है, कंपनी रूल का एंडेड एंड गवर्न बाय द क्राउन। इसमें क्या होता है, कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत पर राजशाही शासन स्थापित हुआ। ठीक है, ये पहली विशेषता थी इस एक्ट की। फिर है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट विद 15 मेंबर काउंसिल टू गवर्नर एंड सेक्रेटरी हेल्ड फाइनल अथॉरिटी। क्या होता है, राज्य सचिव के नेतृत्व में 15 सदस्य परिषद का संचालन होता था और अंतिम अधिकार सचिव के पास ही होता था। गवर्नर जनरल बिकम वायसरॉय, टाइटल चेंज, सिंबॉलिक इंक्रीज इन द प्रेस्टीज, यानी कि गवर्नर जनरल के वायसरॉय की उपाधि में परिवर्तन मिला, जो प्रतिष्ठा में प्रतीकात्मक वृद्धि थी। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, एंटी डुअल गवर्नमेंट अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट, रियल पावर सेंट्रलाइज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है दोहरी शासन व्यवस्था का अंत हुआ और वास्तविक शक्ति जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन केंद्रित हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसमें चेंजेस लाए गए। ये है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषदों में गैर सरकारी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम बाय लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई, वो की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर है नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर्ड बाय बॉम्बे एंड मद्रास, प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द अदर प्रोविंस, यानी कि बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियाँ बहाल की गई, अन्य प्रांतों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, काउंसिल हैड लिमिटेड पावर, परिषद की जो के पास की शक्तियाँ हैं वो सीमित थी। क्या क्या थी इसमें, वह काउंसिल कुड नॉट डिस्कस फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट अप्रूवल, बिना अनुमति के जो वित्त और कार्यकारी कार्रवाई पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। और वायसरॉय असेंट नीड फॉर विल, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कुड डिसअलो लॉ, यानी कि विधेयकों के लिए वायसरॉय की सहमति आवश्यक थी। विदेश मंत्री कानूनों को स्वीकार कर सकते थे और इंडियंस नॉमिनेटेड एज एलीट नॉन ऑफिशियल नो रियल इन्फ्लुएंस, यानी कि भारत को विशिष्ट गैर सरकारी पदों के लिए नामित किया गया जिनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था। ठीक है, फिर है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, एक्सपांडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर लोकल बॉडीज लाइक यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार etc could recommend members। क्या मतलब, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, विश्वविद्यालय और नगर पालिका जमींदार आदि जैसे स्थानीय निकाय सदस्यों की सिफारिश कर सकते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अवॉइड टर्म इलेक्शन बट एक्सेप्टेड इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, members could discuss budget and ask limited question to executive with 6 days notice। सदस्य को 6 दिन पूर्व सूचना पर
बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी अधिकारियों से सीमित प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। ठीक है, ये प्रोविज़न इसमें किए गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, जिसको कि मॉर्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, यानी कि इसका उद्देश्य था प्रशासन में प्रतिनिधित्व की शुरुआत करना। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपांडेड, फर्स्ट इंडियन मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, शाही विधान परिषद का विस्तार हुआ और राज्यपाल महोदय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय जो सदस्य थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इंक्रीज पावर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल बट रियल पावर रिमेन्ड विद गवर्नमेंट, विधायी परिषदों की शक्तियाँ बढ़ाई गई लेकिन वास्तविक शक्ति सरकार के पास ही रही। ठीक है, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इलेक्शन कंटिन्यूड कीपिंग रिप्रेजेंटेशन रिमोट, अप्रत्यक्ष चुनाव जारी रहे जिससे प्रतिनिधित्व दूरस्थ बना रहा। नेक्स्ट हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको कि चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव एट द सेंटर, काउंसिल ऑफ द स्टेट मतलब अपर हाउस, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस विद द डायरेक्ट इलेक्शन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजेस, यानी कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, जिसको कि राज्य परिषद क्या है, और विधान परिषद। जो राज्य परिषद उसको क्या कहता था, उच्च सदन, और जो विधानसभा है उसको निचला सदन, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें कि सीमित मताधिकार थे। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सपांडेड टू सिख्स, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन शामिल थे। ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस, पावर शेयर्ड बिटवीन गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर, प्रांतों में द्वैध प्रशासन प्रणाली लागू की गई, राज्यपाल और भारतीय मंत्रियों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया। सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट, प्रोविंसेस गेन्ड कंट्रोल ओवर देयर बजट, केंद्र और प्रांतीय बजटों को अलग किया गया, प्रांतों को अपने बजट पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या थी इस एक्ट की विशेषताएं। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया अपॉइंटेड इन लंदन फॉर ट्रेड अफेयर्स, व्यापार मामलों के लिए लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल पावर रिमेन्ड वास्ट इंक्लूडिंग वोटिंग बिल्स एंड ओवरराइड लेजिस्लेशन, यानी कि गवर्नर जनरल की शक्तियाँ व्यापक बनी रही, जिसमें विधेयकों पर मतदान करना, कानूनों को रद्द करना शामिल था। ठीक है, लिमिटेड पावर फॉर द इंडियन लेजिस्लेचर, स्टिल नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भारतीय विधायिका की शक्तियाँ सीमित है, फिर भी कोई जिम्मेदार सरकार नहीं। ठीक है, फिर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इंडिया एक्ट, इसमें क्या क्या किया गया था। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंसेस चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर प्रोविंसेस एंड एक्सीडिंग प्रिंसली स्टेट फेल टू फॉर्म फेडरेशन, यानी कि अखिल भारतीय संघ प्रांत मुख्य आयुक्तों के प्रांत और शामिल होने की रियासतें संघ बनाने में विफल रहा। इंट्रोड्यूस डायरकी इन फेडरल एग्जीक्यूटिव, बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, द्विसदनीय संघीय मंडल, राज्य परिषद और संघीय विधानसभा, गवर्नर जनरल वीटो टू ओवरराइड will could also be dissolved by the king in council, यानी कि गवर्नर जनरल की वीटो विधेयकों को रद्द करने का अधिकार, विधेयक को किंग काउंसिल द्वारा भी अस्वीकार किया जाता था। अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड गिवन ऑटोनॉमी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इसका प्रोविज़न, प्रोविंशियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, could borrow money and manage finances
प्रांतीय वित्तीय स्वतंत्रता, पैसा उधार ले सकते थे और वित्त का प्रबंधन कर सकते थे। बाईकैमरल लेजिस्लेचर इन 6 प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूपी, बिहार, असम। 6 प्रांतों जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है। एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्शन फॉर डिप्रेस क्लास, वुमेन एंड लेबर विस्तार। ठीक है। विस्तारित सांप्रदायिक मतदाता क्षेत्र दलित वर्गों, महिला और श्रमिकों के लिए। इस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट 1937। पब्लिक सर्विस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और लोक सेवा आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। फिर है लास्ट हमारा महत्वपूर्ण एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड एज सेपरेट डोमिनियंस। भारत और पाकिस्तान को अलग अलग उपनिवेशों के रूप में बनाया गया। और वाइसरॉयज ऑफिस अबोलिश्ड, ईच डोमिनियन हैड ए गवर्नर जनरल। ठीक है। वाइसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक रियासत में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा अपने संविधान बना सकती थी। लेजिस्लेटिव पावर वाज गिवन टू डोमिनियंस अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड। ठीक है। नए संविधान बनाने तक जो है विधायी शक्तियाँ उपनिवेशों को सौंपी गई थी। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबोलिश्ड, यानी कि भारत के लिए विदेश सचिव पद जो है समाप्त कर दिया गया था। फिर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द प्रिंसली स्टेट एंडेड, दे कुड ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। रियासतों पर ब्रिटिश वर्चस्व समाप्त हो गया, वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी। ठीक है। फिर है गवर्नेंस कंटिन्यूड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशंस। नए संविधान बनने तक जो है शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1975 चलती रही। गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर एक्टेड ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, यानी कि गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों ने मंत्रियों की सलाह पर कार्रवाई की। ठीक है। ब्रिटिश मोनार्क वीटो पावर एंडेड, इट वाज ट्रांसफर्ड टू द गवर्नर जनरल। ब्रिटिश सम्राट की जो है वीटो शक्ति समाप्त हो गई, यह शक्ति ग्रेट गवर्नर को हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है। फिर क्या होता है, सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट बिफोर अगस्त 15, 1947 कंटिन्यूड विद बेनिफिट्स एंड एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल रिमूव फ्रॉम द ब्रिटिश रॉयल्टीज। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो को। और अगर आपको ये PDF चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।